नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आपके फिर से एक बार आपके लिए एक लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ। निर्माण जीएस अकेडमी हमारा चैनल है जिसमें हमने एक नई सीरीज चालू की थी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें इसके पहले अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश के जो सामान्य अध्ययन है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, है ना। तो गठन के बारे में देखा। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जिलों का पुनर्गठन देखा। जिलों का पुनर्गठन देखने के बाद तीसरे लेक्चर में या जो हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो अब देखते हैं कि जो हम पिछले वीडियो में या सामान्य परिचय अंतर्गत मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या देखा था। सामान्य परिचय अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या कहाँ से कहाँ तक है, कितना है ना, और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य यानी कि जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी देखा था कि मध्य प्रदेश से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं और उन राज्यों से मध्य प्रदेश की किस किस ज़िले की सीमा लगती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपन ने देखा था कि सीमाएं देखी थी। सीमाओं के साथ साथ उपरांत हमने मध्य प्रदेश में ये भी देखा था कि जो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक हैं, जैसे कि आपके राज्य पुष्प क्या हो गया, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है ना, और राज्य नृत्य क्या है, राज्य नाट्य क्या है, और आपके सारी चीज़ें हमने देखी थी, और राज्य गीत इन सब के संदर्भ में हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए, गठन हो गया, जिले हो गए, और आपका मध्य प्रदेश का सामान्य यानी कि भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक सीमाएं, और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया था, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले यानी कि मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जो विभिन्न राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ठीक, अब इसके बाद अपन जो ये अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, मध्य प्रदेश के संभाग। हमने जिलों के बारे में पहले जानकारी देख ली थी, उसके बाद हम देख रहे हैं आज संभाग की जानकारी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से संभाग, कितने संभाग हैं और किन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पिछले वीडियो में हम लोग ने छोड़ दिया था शायद, उसमें अपन लोगों ने भौगोलिक विस्तार तो पढ़ा था, साथ ही साथ अपन ने कर्क रेखा यानी कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा है यानी कि कर्क रेखा का मतलब जो 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश है, ये आपके मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है ना। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने इसको छोड़ दिया था। तो आज इसको देख लेते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आप लोग देखेंगे कौन कौन से जिलों से। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। तो आप लोग वीडियो में देखेंगे कि ये जो आपके जो पीछे दिखाई गई चित्र है, इसमें आप देखिए कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे आप देखें पश्चिम की तरफ से देखेंगे और सीधे आप यहाँ पूर्व की तरफ आपकी ये जो आपकी निकलती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला ज़िला है, ये आपके इमेज में दिख रहा होगा, ये आपके इमेज में दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो, आइए तो पहले मैप में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश यहाँ से आपकी निकलती है, ये आपके हो गए यहाँ से, ऐसे देखिए, या इस मैप में हालांकि है नहीं लेकिन मैं आपको बताता चलता हूँ एक तरफ से ज़िले। पहला जो ज़िला है आपका, ये आपका है रतलाम, ये ऐसे होकर निकलती, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। फिर क्यों पहले ये शाजापुर से, कुछ पुरानी पुस्तकों में आपको लिखा होगा शाजापुर, तो ध्यान दीजिएगा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। फिर उसके बाद आपके राजगढ़, राजगढ़ के बाद ऊपरी सीमा आपके सीहोर, सीहोर के बाद आपके भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद आपके रायसेन। याद रखिएगा कैसे, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और आपके
आगरमालवा के बाद आपके कहाँ से, भोपाल के जो 5 ज़िले हैं, यानी कि भोपाल अंतर्गत, संभाग अंतर्गत, अभी संभाग देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपके राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और आपके रायसेन, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि आगे जैसे बढ़ते आपके निकलती है ये जो कर्क रेखा है सागर, सागर के बाद आपके होकर गुजरती है आपके, सागर के बाद दमोह, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद आपके निकलती है, यहाँ से आप देखिए टच करते हुए जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, जबलपुर, जबलपुर के बाद आपके कटनी, कटनी के बाद आपके निकलती यहाँ से उमरिया और उमरिया के बाद आपके शहडोल। देखिए नंबर 1 आपके रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा, चौथा है आपका राजगढ़, पांचवां है आपका सीहोर, छठवां है भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नौवां सागर, 10वां दमोह, 11वां आपका कौन सा जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां उमरिया और 14वां आपका शहडोल। तो इन 14 जिलों से होकर आपकी कौन सी, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, ये मध्य प्रदेश के 14 जिले। मैं एक बार लिख देता हूं, जो क्रमशः हैं पूरे क्रमवार पश्चिम से कहाँ की ओर हैं, आपके पूर्व की ओर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर लिखूंगा। तो सबसे पहला जो अपना जिला है ये कौन सा है, रतलाम, दूसरा है आपका उज्जैन, तीसरा है आपका कौन सा, आगरमालवा, आगरमालवा, उसके बाद चौथा है आपका कौन सा, राजगढ़, पांचवा है आपका सीहोर, छठवां है आपका भोपाल, फिर विदिशा, रायसेन, सागर, सागर यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहा हूँ मैं, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और आपका आखिरी है आपका कौन सा, शहडोल, ठीक है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 जिलों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप खुद ही याद कर सकते हैं, है ना, जो है आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। तो ये 14 जिले से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, ये कर्क रेखा के संदर्भ में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछा, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 3-4 जिले दे देता है और पूछता है इनको क्रमवार पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, या कर्क रेखा पर स्थित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः लगाइए, या निम्नलिखित में से कौन से जिले कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्रमवार याद रखिएगा, चाहे आप एक साइड से पश्चिम से याद रखिए, चाहे आप पूर्व से याद रखिए, ठीक। ये हो गया अपन ने कर्क रेखा के संदर्भ में। अब आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संभाग के बारे में। तो संभाग के बारे में देखें तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में आपके कितने हैं, वर्तमान समय में आपके 10 संभाग हैं, 10 संभाग हैं, और जिले कितने हैं, 52 जिले, 10 संभाग 52 जिले और 3 अभी आपके प्रस्तावित। 10 संभाग 52 जिले हैं और आपके 3 अभी आपके कौन से हैं, प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन संभाग की बात करेंगे और ये संभाग के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले अपन उत्तरी क्षेत्र से देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी पढ़ें आप लोग, हो सके तो आप लोग ज़्यादा अपने पास मानचित्र लेकर बैठे मध्य प्रदेश का। तो आप देखिए संभाग के संदर्भ में देखिए कि जो सबसे पहले ऊपर उत्तरी क्षेत्र से अपन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले किनारे साइड आपको दिखेगा भिंड, फिर दिखता है आपको मुरैना और फिर आपको इधर दिखता है श्योपुर, ठीक है। तो ये कौन सा है, भिंड, मुरैना और जो श्योपुर जिले हैं ये आपके किस संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं,
चंबल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। ये 3 जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? चंबल संभाग के अंतर्गत। भिंड हो गया, मुरैना हो गया और आपका कौन सा हो गया? श्योपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इन तीनों जिलों के नीचे मैप में आप देखेंगे तो इधर साइड आपको दिखेगा ग्वालियर और यहाँ पे आपको दिखेगा दतिया, इसके बाद यहाँ पे आपको शिवपुरी, यहाँ पे आपको दिखेगा गुना और इधर साइड दिखता है आपको अशोकनगर। ठीक है, पहला संभाग कौन सा होगा? चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये जो दूसरा संभाग है ये कौन सा संभाग है? ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपके कौन से जिले हैं? 5 जिले हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है, ये दूसरा संभाग हो गया। इसके बाद तीसरा जो संभाग आता है, आप लोग इधर से देखेंगे तीसरा संभाग, तो तीसरे संभाग में आप देखिए कि इधर साइड आपके पूर्व साइड आप देखें, यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा जिला? निवाड़ी ऊपर साइड। फिर इसके जस्ट नीचे मिलता है आपको कौन सा? टीकमगढ़। यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा? सागर। यहाँ पे आपको छतरपुर, पन्ना और यहाँ पे आपको मिलता है दमोह। ठीक है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह, ये जो 6 जिले हैं किस संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है? सागर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। किस संभाग के अंतर्गत? सागर संभाग के अंतर्गत। इस सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से 6 जिले आपको दिखते हैं? यहाँ से देखिए, एक साइड से देखिए, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये 6 जिले किस संभाग अंतर्गत सम्मिलित हैं? सागर संभाग अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे पूर्व साइड आइए तो आपको यहाँ मिलता है पन्ना के बगल में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये 4 जो जिले हैं किस संभाग अंतर्गत सम्मिलित हैं? रीवा संभाग अंतर्गत सम्मिलित हैं। रीवा संभाग अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से हैं? सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, अपन ने कितने संभाग देखे? चंबल संभाग, दूसरा हो गया अपना कौन सा? ग्वालियर संभाग, तीसरा हो गया अपना सागर संभाग, चौथा हो गया अपना कौन सा? रीवा संभाग। ठीक, इसी के बाद सिंगरौली के आप नीचे देखिए कि यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है शहडोल, उमरिया और यहाँ पे आपको मिलता है अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये शहडोल संभाग अंतर्गत सम्मिलित हैं, जो कि सर्वप्रथम यानी कि जो अभी तक का नवीन गठित संभाग है। ठीक है, ये 2008 में गठित हुआ था। शहडोल, उमरिया और आपके अनूपपुर, ये 3 जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित है? आपके शहडोल संभाग अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से संभाग हो गए? चंबल संभाग हो, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अनूपपुर के नीचे आपको मिलता है डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर और आपको मिलता है कौन सा? कटनी। डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, ये 8 जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? आपके 8 जिले आपके किसके अंतर्गत? आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। किस संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कितने जिले? देखिए यहाँ पे आपको मिलता है चंबल में 3 जिले, ग्वालियर में 5 जिले, सागर में आपके 6 जिले, आपके रीवा में हो गए 4 जिले, आपके शहडोल में हो गए 3 जिले, इसमें आपके जबलपुर में हो गए आपके 8 जिले। ठीक है,
इसके बाद यहाँ तक हो गया अपना। इसके बाद आपके कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 संभाग हो गए। अब अपने बचते हैं 4 संभाग। तो यहाँ पे आप देखिए, अब बीचों बीच आइए, यहाँ पे आपको मिलता है राजगढ़, यहाँ पे मिलता है आपको रायसेन, यहाँ पे मिलता है आपको विदिशा, यहाँ पे आपके मध्य में मिलता है भोपाल, और यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा? सीहोर। ये हो गए भोपाल संभाग अंतर्गत सम्मिलित आपके कितने जिले? 5 जिले। ठीक, यहाँ पे हो गए। इसी के नीचे आप इधर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा? नर्मदापुरम संभाग मिलता है, जिसके अंतर्गत आपके कौन कौन से? बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। बैतूल, होशंगाबाद और हरदा, ये किस संभाग के अंतर्गत? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आपके 3 जिले हो गए। ठीक है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। अब बचते अपने पास 2 संभाग। 2 संभाग कौन से? अब देखिए, ये पूरा पश्चिम का क्षेत्र बचा है। पश्चिम के क्षेत्र में देखिए, इधर साइड आपका जो आधा ऊपर का भाग, इधर साइड आपके उज्जैन संभाग आएंगे। इधर साइड जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पे आपके कौन से संभाग आएंगे? आपके यानी कि इंदौर संभाग। तो यहाँ पे आप ऊपर से शुरुआत कर सकते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और आपका देवास। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास, ये 7 जिले आपके किसके अंतर्गत? उज्जैन संभाग अंतर्गत। ठीक है, उज्जैन संभाग अंतर्गत आपके 7 जिले। इसके बाद ये जो शेष बचता है इधर का नीचे का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ दक्षिणी क्षेत्र, इसमें देखिए यहाँ पे आपके जो शेष 8 जिले ये किसके अंतर्गत आपके सम्मिलित हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, इंदौर संभाग के अंतर्गत देखिए, यहाँ से आप चालू करिए सबसे पहले नीचे से। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। थोड़ा सा ऊपर लिखिए झाबुआ। अलीराजपुर। यहाँ पे आपका बचता है धार और इंदौर। ये 8 जिले आपके किसके अंतर्गत? इंदौर संभाग अंतर्गत। ठीक है, देखिए 10 संभाग हो गए। सबसे पहला आपने कौन सा देखा? चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले, श्योपुर, मुरैना और भिंड। दूसरा आपने देखा कौन सा? सागर संभाग। सागर संभाग अंतर्गत आपके कौन से? सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये जिले हो गए आपके। उसके बाद रीवा संभाग अंतर्गत सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। उसके बाद है आपका शहडोल संभाग, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। उसके बाद आपका है जबलपुर। जबलपुर के अंतर्गत देखिए डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और जबलपुर कटनी। फिर इसके बाद आप दक्षिणी क्षेत्र में देखिए हरदा, होशंगाबाद, बैतूल आपके नर्मदापुरम संभाग अंतर्गत। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से? विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और आपका भोपाल, ये 5 जिले। और इधर साइड आपके पश्चिमी क्षेत्र में देखिए आपके 7 जिले किस अंतर्गत? उज्जैन संभाग अंतर्गत। और नीचे आप देखिए 8 जिले आपके किसके अंतर्गत? इंदौर संभाग अंतर्गत। तो एक बार आप लोग इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ठीक है,
चलिए मैं इसको एक बार मानचित्र से हटा के आपके ये हो गए आपके संभाग, 10 संभाग और 52 जिले। 10 संभाग और 52 जिले के बारे में आप लोगों ने जानकारी देखी। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं संभाग से संबंधित। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपने देखा कि 10 संभाग का मैंने चित्र बनाया, उसमें आपने देखा सारे ज़िले अंकित किए। अंकित करने के बाद आप लोग को बता दूं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो देखिए, ज़िलों की दृष्टि से यदि बात करें, अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि एक था संभाग कौन सा, इंदौर, जिसके अंतर्गत भी आपके 8 जिले थे। दूसरा कौन सा था आपका, जबलपुर अंतर्गत भी 8 जिले थे। तो संख्या के आधार पे तो दोनों बराबर हैं, इंदौर में भी 8 जिले हैं और आपके जबलपुर संभाग अंतर्गत 8 जिले हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि जिलों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में जिलों की संख्या है आपके बराबर। तो बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा संभाग है आपका, जबलपुर संभाग है। कौन सा संभाग है आपका, जबलपुर संभाग है, जिसके अंतर्गत आपके कितने जिले, आपके 8 जिले सम्मिलित है। ठीक है, और जबलपुर संभाग आपका है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे। दूसरा यहीं पे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है आपका, जबलपुर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा संभाग है आपका, जबलपुर संभाग। ठीक है, ये तो हो गई क्षेत्र की बात और जनसंख्या की बात, कि बड़े की बात हो गई कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग। दूसरा यहाँ पे जब बड़े की बात कर रहे हैं, यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार पे बड़े संभाग की बात हो रही है, तो यहीं पे अपन लोग देख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल के आधार पे एवं जनसंख्या के आधार पे आपके जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा संभाग है। तो आप देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि एक नवीन गठित संभाग इधर साइड आपके पूर्वी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आपके 3 जिले सम्मिलित थे। एक था आपका शहडोल, दूसरा था आपका उमरिया और तीसरा था आपका अनूपपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पे आपका जो सबसे छोटा संभाग है वो है आपका शहडोल संभाग, और जनसंख्या के आधार पे भी आपका कौन सा, शहडोल संभाग ही छोटा। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो क्षेत्रफल में बड़ा है वो जनसंख्या में भी बड़ा है, और जो क्षेत्रफल में बड़ा जनसंख्या में बड़ा है, जो क्षेत्रफल में छोटा है वो जनसंख्या में भी आपके छोटा जिला है। ठीक है, तो जब अपन लोग यहाँ पे संभाग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपन जिलों के संदर्भ में भी बात कर लें कि जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा। तो ठीक है, तो जिले की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे जो मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला। ये छिंदवाड़ा जिला आप मैप में देखें, यहाँ पे आपको दिखता है छिंदवाड़ा जिला। इसका लगभग जो क्षेत्रफल है 11,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है ना, 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पे आपका जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है आपका, छिंदवाड़ा जिला। अभी पहले किसकी बात हुई थी, संभाग की बात हुई थी, अब किसकी बात हो रही है, जिले की बात हो रही। पहले किसकी बात हुई थी, संभाग की, अब कौन सा, ये जिला। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पे आपके सबसे छोटा जिला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कई प्रकार के, यानी कि विभिन्न जिलों के नाम मिलेंगे, लेकिन अपन बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे छोटा जिला है 2011 के अनुसार,
हम बात कर रहे हैं किसके, 2011 के अनुसार। तो क्षेत्रफल की जो आधार पे जो छोटा जिला है ये कौन सा है आपका, दतिया जिला है। किसका सबसे छोटा, यदि वर्तमान की बात करें आप, है ना, जैसे कुछ लोग होंगे कि भाई अभी सर तो निवाड़ी है, तो निवाड़ी आपके कब, 2018 में बना है, ये 2011 की जनगणना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो वर्तमान में है निवाड़ी, लेकिन क्षेत्रफल में आपके जो 2011 के अनुसार है वो कौन सा है आपका, दतिया जिला है, ठीक। यहाँ पे जब क्षेत्रफल की बात हो गई तो साथ ही साथ अपन जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो यदि आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है आपका कौन सा, इंदौर। इंदौर में आपके सर्वाधिक जनसंख्या है, लगभग 32 लाख से ऊपर है। ये किसके, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो और भी ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। जनसंख्या की आधार पे आप देखें सबसे जो बड़ा जिला है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है आपके, इंदौर जिले में। दूसरा है आपका जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा जिला। तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे आप सबसे छोटे जिले की यदि बात करें तो कौन सा, हरदा। कब की, 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान में नहीं, क्योंकि वर्तमान में अभी जब 2021 में आप लोग को मालूम होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष उपरांत क्या होती है, जनगणना होती है। तो यहाँ पे जो निवाड़ी अभी बनाया गया है तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पे भी ये छोटा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये कब की बात हो रही है, जो हमारे पास आधिकारिक आंकड़े हैं 2011 के अनुसार उनकी बात हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने किसकी बात की, संभाग की बात की। तो सबसे बड़ा यानी किसके, दोनों की दृष्टि से कौन सा है, जबलपुर संभाग है। छोटा जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपका, शहडोल है। यहाँ पे अपन ने किसकी बात कर ली, आपके जिलों के बारे में बात कर ली कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। आप लोग अपने लिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए, हमने मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग हैं और मध्य प्रदेश में आपके कितने ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सामान्य अध्ययन। इसके संदर्भ में जो हम आगे बात करें कि मध्य प्रदेश का, अब ये संभाग के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं और भी क्वेश्चन यानी कि जो अब आगे सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से संदर्भित है वो डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आपको बता दूं मध्य प्रदेश की अब जो हम अगला टॉपिक लेके आएंगे वो कौन सा है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो भौगोलिक स्थिति में पहले तो एक आप आज इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि भाई भौगोलिक स्थिति में हम अपन इसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करेंगे। और तो भौगोलिक स्थिति यानी कि भौगोलिक मध्य प्रदेश के बारे में अभी तो सामान्य परिचय हुआ। भौगोलिक यानी कि इसमें कौन कौन से आपके भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश के कितने भागों में विभाजन किया गया है और कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे कि यदि बात करें कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में है और उसमें आपके कौन कौन से पठार स्थित है, ये सब सारी चीज़ें अपन किसमें डिस्कस करेंगे, भौगोलिक स्थिति में। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो सामान्य परिचय है मध्य प्रदेश का यहीं पे समाप्त होता है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब आप लोग एक काम करिएगा कि इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अब हम इसका जो अगला वीडियो लेके आएंगे उस वीडियो में सामान्य परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपर में उनका हम आपसे मतलब कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग को लाइव आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब जो अगला
वीडियो होगा वो भौगोलिक स्थिति के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।